क्या दोस्तों आपको पता है कि आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड की जितने भी सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक के बारे में मैं आपको डिस्कस करते हुए लेके चल रहा हूँ। और साथ में मैंने आपको प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की जो मैंने यहाँ पे शुरुआत बताई थी, किस टाइप से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और यहाँ पे मैंने आपको महत्वपूर्ण सारी गुफाएं यहाँ पे क्लियर करवा दी थी दोस्तों। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र यानी कि केदारखंड। और गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई हैं दोस्तों, उसकी सारी जानकारियां मैं आपको यहां पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, और एक बार आप उसको देखिएगा कि किस टाइप से हमारे आद्य ऐतिहासिक काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको गढ़वाल क्षेत्र यानी कि पिछले वाली वीडियोस में आद्य ऐतिहासिक काल की पूरी शुरुआत बता दी थी। और आज का जो मेन टॉपिक है वह है दोस्तों गढ़वाल यानी कि केदारखंड, और गढ़वाल क्षेत्र में क्या क्या चीजें हुई हैं तो उसका मैं पूरा विवरण आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियोस पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा कि केदारखंड का नाम गढ़वाल कैसे रखा और इसका रीजन क्या क्या था दोस्तों, इसकी सारी जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों हम टॉपिक में चलते हैं। तो देखिएगा पहले कि गढ़वाल क्षेत्र और जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों केदारखंड, इसके बाद फिर हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और कुमाऊं क्षेत्र की पूरी जानकारियां मैं आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र यानी कि केदारखंड। अब देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे उत्तराखंड में दो क्षेत्र पाए गए, दो खंड पाए गए हैं। एक है दोस्तों मानस खंड, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक है दोस्तों मानस खंड और दूसरा है आपका केदारखंड। ध्यान दीजिएगा केदारखंड और मानस खंड। अगर मैं यहां पे बात करूं मानस खंड की तो मानस खंड हम बोलते हैं दोस्तों कुमाऊं को, और बात करूं मैं केदारखंड की तो केदारखंड हम किसको बोलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र को। अब देखिएगा दोस्तों इसका नाम जैसे कि मानस खंड पड़ा था, उसके बाद हम इसको अभी प्रेजेंट में गढ़वाल क्षेत्र कहते हैं। तो इसका नाम गढ़वाल क्षेत्र कैसे पड़ा, इसकी पूरी जानकारियां मैं यहां पे बताऊंगा आपको। तो देखिएगा दोस्तों जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि 1515 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, पहली बार गढ़वाल क्षेत्र अस्तित्व में कब आया, यानी कि केदारखंड से गढ़वाल नाम कब रखा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी जिस टाइप से हमारी विज्ञप्ति आ रखी है दोस्तों, वीपीडीओ की आ रखी है, आपके ग्राम विकास अधिकारी की है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा कि केदारखंड को गढ़वाल क्षेत्र का नाम कब दिया गया, यानी कि गढ़वाल खंड कब कहा गया या गढ़वाल कब कहा गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1515 में, ध्यान दीजिएगा 1515 में पहली बार केदारखंड का नाम गढ़वाल क्षेत्र पड़ा। और इसका नाम 1515 में ही क्यों पड़ा, अब मैं इसकी एक बात बता दूं दोस्तों, इसमें काफी अहम जानकारियां हैं, काफी अलग अलग विद्वान का अलग अलग बातें हैं दोस्तों। और हमारे खुद पुरातत्व विभाग की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इतिहासकार में भी काफी चीजें पाई गई हैं। लेकिन असल में अगर मैं इतिहास की बात करूं तो कहा जाता है कि पवार वंश, ध्यान दीजिएगा, पवार शासक जो थे हमारे अजयपाल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पवार वंश यानी कि पवार शासक जो थे हमारे अजयपाल, इन्होंने 52 गढ़ों को जीता था, ये काफी कहा जाता है दोस्तों। और काफी ये भी कहा गया कि इंद्र ने 100 गढ़ों को अपने नाम किया था और इसके बाद इसका नाम गढ़वाल पड़ा। लेकिन हमारे इतिहासकारों का मानना है कि जो अजयपाल थे पवार वंश के शासक, इन्होंने 52 गढ़ मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपका किला, यानी कि 52 किलो को जीता था और इसलिए इन्होंने 52 किलो को एक नाम दिया कि गढ़वाल। तो इसलिए दोस्तों यहां पे गढ़वाल का नाम अजयपाल द्वारा रखा गया और इन्होंने 52 गढ़ क्या किए थे, जीते थे 1515 में। ये टॉपिक ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट एक काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि गढ़वाल का नाम गढ़वाल कैसे पड़ा 1515 में, यानी कि अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को जीते जाने के कारण इसको गढ़वाल कहा गया। और वैसे अगर हम बात करें गढ़वाल का जो रियल नाम है दोस्तों वो क्या है, आपका केदारखंड। अब देखिएगा दोस्तों अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, जैसे कि आपको पता है हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद में सबसे ज्यादा जिसमें
ज्ञान की जो सबसे ज्यादा अस्थि पाई गई है दोस्तों, वो पाया गया है ऋग्वेद में। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे सामवेद हमारा संगीत का है, छल कपट का वेद हमें अर्थवेद को कहा जाता है, तो वैसे ही ज्ञान का जो सबसे ज्यादा अस्तित्व जिसमें पाया गया है दोस्तों, वह है ऋग्वेद। और सबसे पहले बात आपको मैं बता दूं कि जो ऋग्वेद है इसमें भी हमारे उत्तराखंड का क्या है दोस्तों, विवरण है। अब देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि केदार जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद में भी हमारे उत्तराखंड का विवरण है, और इसमें एक अलकापुरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलकापुरी का विवरण है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लियर करवा रहा हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों, ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद अपने नोट से बनाइएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिएगा, ऋग्वेद में अलकापुरी को कुबेर की राजधानी कही है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी पूछा भी गया है कि कुबेर की राजधानी किसे कहा है। तो दोस्तों कुबेर की राजधानी किसे कहा है, तो ये कहा गया है अलकापुरी को। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अलकापुरी का विवरण किसमें है, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि अलकापुरी का जो विवरण है वह है दोस्तों आपका ऋग्वेद में। तो ये पहला पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम गढ़वाल की अस्तित्व की सारी चीजें मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, तो आप लोग इसको टॉपिक वाइज नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पूरी रूप से क्या हो, क्लियर हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बद्रिका आश्रम, ध्यान दीजिएगा, बद्रिका आश्रम और कर्णा आश्रम, ध्यान दीजिएगा, बद्रिका आश्रम और कर्णा आश्रम ये कहां है। तो दोस्तों ये है मालिनी नदी के तट पर। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि बद्रिका आश्रम और कर्णा आश्रम कहां स्थित है। तो दोस्तों ये है आपके मालिनी नदी के तट पर। ये पूछा गया है कि मालिनी नदी के तट पर कौन कौन से आश्रम स्थित है। तो दोस्तों बद्रिका आश्रम और कर्णा आश्रम हमारे कहां है, मालिनी नदी के समीप पर स्थित है। और यहां पे एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि यहां पे हुआ क्या था। तो दोस्तों कर्णा आश्रम में सबसे पहले कालिदास ने एक पुस्तक रचित थी दोस्तों, जिसका नाम था अभिज्ञानम शकुंतलम की रचना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम की रचना कहां की थी। तो दोस्तों ये की थी कर्णा आश्रम में। और ये अभिज्ञानम का मतलब क्या था दोस्तों, यहां पे आपको पता होगा जिसके कारण हमारे भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है, वो कौन है दोस्तों, भरत है। और भरत का जन्म भी कहां हो रखा है दोस्तों, तो ये हो रखा है कर्णा आश्रम में। ये पहला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और काफी बच्चों का ये भी मानना है कि सर हम उत्तराखंड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के नोट्स कैसे बनाए और उत्तराखंड कहां से स्टार्ट करें। अगर आपको उत्तराखंड के कोई भी जॉब को अगर क्वालिफाई करना है दोस्तों, अगर कोई जॉब अगर आपको पानी है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की बारीकी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उत्तराखंड किसी भी जॉब में अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं दोस्तों, कोई नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपकी उत्तराखंड की जो नॉलेज है वो काफी बारीकी होनी चाहिए। और ये काफी हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड से ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि कर्णा आश्रम यानी कि जिसमें कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम की रचना की थी, और यहां पे अपने भरत यानी कि जिसके नाम से भारत पड़ा, तो भरत का जो जन्म हुआ है वो भी कहां हो रखा है दोस्तों, कर्णा आश्रम में हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर कीजिएगा कि ये आप लोगों को कैसे याद करना है। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया, और ये काफी बेटर कॉन्सेप्ट है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा दोस्तों, हेल्पफुल रहेगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट है महाभारत में। महाभारत में जो हमारे एक बात करूं मैं, अगर सबसे बड़े पुराण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वह है महाभारत। और महाभारत में केदारनाथ को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कि केदारखंड को भरतुंग के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि महाभारत में हमारे केदारखंड को भरतुंग के नाम से जाना गया है, और इसे खस प्रदेश भी कहा गया है। अब ये कहते हैं कि ये खस प्रदेश है क्या, तो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि ये खस जो थे दोस्तों, ये जाति थी, और ये जाति काफी पावरफुल हुआ करती थी जब उत्तराखंड यानी कि हमारे उत्तराखंड या केदारखंड का क्या हुआ था, नींव रखा गया था। तो उस समय केदारखंड को महाभारत में भरतुंग के नाम से जाना जाता था, और इनको खस प्रदेश भी क्या कहा जाता था दोस्तों, कहा जाता था। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूं कि ये पॉइंट है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी जाता है कि उत्तराखंड में यानी कि केदारखंड में सबसे ज्यादा या सबसे अधिक बार बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था खस जाति ने।
ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि खस जाति ने बौद्ध धर्म का क्या किया था, यहां पे प्रचार किया था। उसके बाद दोस्तों रामायण काल में जैसे कि मैंने बताया महाभारत, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे रामायण की। दोस्तों आप लोग काफी एक कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलोगे तो दोस्तों आपको सारी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और एक बार अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो दोस्तों दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आप मानना है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, रामायण काल में बाणासुर की राजधानी, रामायण में ध्यान दीजिएगा, रामायण काल में बाणासुर की जो राजधानी थी दोस्तों ये थी ज्योतिषापुर। और ज्योतिषापुर अगर मैं कहूं अभी प्रेजेंट में तो ये किसका नाम है, जोशीमठ का। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि जोशीमठ का उपनाम क्या है। तो दोस्तों जोशीमठ का जो उपनाम है वो है ज्योतिषापुर, और ये काफी एग्जामों में पूछा गया है। अगर वाक्य में आप अगर यूकेएसएससी यानी कि उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी दोस्तों ये कहां थी, श्रीनगर में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि पुलिंद राजा यानी कि पुलिंद राजा की सुबाहु की जो राजधानी थी वो कहां थी। तो दोस्तों ये थी आपके श्रीनगर में। और श्रीनगर में एक सबसे बड़ा व्याख्या है दोस्तों कि श्रीनगर के समीप एक तपोवन है दोस्तों। यहां पे हमारे लक्ष्मण यानी कि राम लक्ष्मण जिसको हम बोलते हैं दोस्तों राम भगवान यानी कि लक्ष्मण भगवान, अगर मैं लक्ष्मण जी की बात करूं तो लक्ष्मण ने जो तपस्या की थी दोस्तों ये कहां की थी, तपोवन में। तो ये भी एक यूके पीसीएस का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने कहां अपनी तपस्या को पूरी की थी। तो दोस्तों वो कहां की थी, तपोवन में। तो तपोवन भी काफी एक चर्चित एरिया है दोस्तों, काफी एक जाना माना एरिया है। अगर आपको ये पूरा नोट्स अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे वीडियो शाम को 8 बजे आपके सामने में आ जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो कंटिन्यूस चाहिए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलेंगे। तो दोस्तों ये था एक उत्तराखंड यानी कि केदार खंड का सबसे बड़ा एक टॉपिक, और सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पे क्लियर करवा दी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या, कुमाऊं। ध्यान दीजिएगा, हम अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कुमाऊं पढ़ेंगे। और कुमाऊं की सारी जानकारी यानी कि मानसखंड की सारी जानकारियां मैं आपको फिर इसी तरीके से लाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।